तो जिन देशों को लगता है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लक्ष्यों को क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा करने के लिए कटौती करने के स्थान पे उतने उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए कटौती करने के स्थान पे वे उसको ऑफसेट कर दें सर्टिफिकेट लेकर। हमको 50 टन कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल ना करें, क्योंकि कंट्रोल करने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बेटर होगा कि हम 50 टन उत्सर्जन का अधिकार कहीं से प्राप्त कर लें, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, पोल्यूशन सर्टिफिकेट मार्केट से। तो मार्केट से तो आप प्राप्त कर सकते हैं एमिशन ट्रेडिंग के, ये एक तरीका है जो पहले बताया गया। दूसरे में यहाँ दूसरे तरीके CDM में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक खास बात है कि यही क्योटो प्रोटोकॉल में यही एक प्रोविज़न है CDM का, जिसमें विकासशील देशों को सम्मिलित किया गया कि विकासशील देशों में ये संभावनाएं हैं कि वहाँ अगर ऐसी परियोजनाएं लगती हैं जो पोल्यूशन को सेव करती हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो ऐसी परियोजनाओं में ऐसे विकासशील देश जो अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, रिसोर्स लगा रहे हैं, वहाँ विकसित देशों की फर्म अगर चाहें तो ऑनलाइन देखें कि इंडिया में किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो पोल्यूशन सेव करने वाले हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उनको देखिए, ट्रैक करिए। और जहां आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है विकासशील देश में जिसके अंतर्गत हम उनको बेटर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्स दे सकते हैं, तो मान लीजिए विकासशील देश है, भारत है, वो अपने संसाधन से और अपनी टेक्नोलॉजी से कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाता है जो कार्बन को सेव करता है या पोल्यूशन को सेव करता है, और वो 100 इकाई बचत करता है, 100 इकाई सेव करता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे 100 इकाई प्रदूषण घटता है। लेकिन कोई डेवलप्ड कंट्री जिसको अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करना है और सर्टिफिकेट्स की तलाश में है, वो ऑनलाइन आपके प्रोजेक्ट को देखती है और आपसे बात करती है कि हम आपको पैसा भी देंगे, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए आपसे बेटर टेक्नोलॉजी भी देंगे, और उसका जब आप उपयोग करेंगे तो उससे आप 100 इकाई प्रदूषण घटाने की बात जो सोची थी, 500 इकाई प्रदूषण घट जाएगा। बस आपको करना ये होगा कि हमसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा आप पोल्यूशन रिडक्शन कर रहे हैं, 100 तो आपने सोचा ही था, 400 और आप एक्स्ट्रा पोल्यूशन रिडक्शन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 1 टन के आधार पर जो आपको एक्स्ट्रा गेन होगा कार्बन क्रेडिट का, अगर आपने 400 एक्स्ट्रा गेन किया तो 400 कार्बन क्रेडिट या 400 पोल्यूशन क्रेडिट एक्स्ट्रा गेन किए, जो हमारा आपका अनुबंध होगा उसके हिसाब से वो हमको क्रेडिट दे दीजिएगा। इसका उपयोग वह विकसित देश अपने यहाँ अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में इस्तेमाल करेगा। तो ठीक है, उसने आपके यहाँ आया, प्रोजेक्ट लगाया, उसने तो अपना फ़ायदा लिया, उसने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। आपका क्या फ़ायदा हुआ है? विकासशील देश का क्या फ़ायदा हुआ? विकासशील देश का भी फ़ायदा हुआ जहाँ उसने आके प्रोजेक्ट में सहयोग किया। हमको उस परियोजना में कार्य करने के लिए जो एक्स्ट्रा फंड थे वो उसने दिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी उसने दी, जो कि अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज मेरे पास है। नाउ वी हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी, और मैं अपने प्रयासों से, अपने फंड से और टेक्नोलॉजी से अगर सेव करता तो 100 इकाई प्रदूषण घटाता, उसके सहयोग से 500 इकाई प्रदूषण घटा। वो बात दूसरी है कि जो एक्स्ट्रा सेविंग थी उसका बेनिफिट उसने लिया, लेकिन मेरे देश में तो मेरे प्रयासों से 100 इकाई प्रदूषण घटता, लेकिन उसके सहयोग से मेरे देश में 500 इकाई प्रदूषण घटा। नाउ माई कंट्री इज मोर कूलर कंट्री टू लिव। और ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी बात है
भारत और चीन, याद रखिए सीडीएम प्रोजेक्ट्स के मामले में भारत और चीन बहुत बड़े बाजार हैं। विकसित देश, यूरोपियन यूनियंस, जिनको अपने बाइंडिंग कमिटमेंट पूरे करने थे 8 से 12 के बीच में, ऐसे देशों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया और चाइना में लगाए। इंडिया और चाइना सीडीएम प्रोजेक्ट्स के मामले में हेवन कंट्रीज थे। हमारे यहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज थी, बड़ी संभावनाएं परियोजनाओं की। विकसित देशों में इन जगह की जहां मैंने बात की तमाम प्रोजेक्ट्स आए। एक पूरा लिटरेचर है, इसको आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के चीज़ों के लागू होने के बाद से 2008 से 12 तक जो उसका फर्स्ट फेज़ था, उस फर्स्ट फेज़ में इंडिया और चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन क्रेडिट्स को अर्न किया, विकसित देशों को दिया और अपने अपने देशों में प्रदूषण को बहुत अच्छे से घटाया और बेटर टेक्नोलॉजीज पा गए। इंडिया में सीडीएम प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो हम कई कैटेगरीज में उनको देख सकते हैं। जैसे ऐसा कोई काम अगर हम इंडिया में करते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उसमें कोई भी विकसित देश आपके साथ सहयोग करेगा। बस वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो पोल्यूशन सेविंग हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, इंक्रीजिंग बिल्डिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाइए, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाइए। एफिशिएंट या ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब ये है ऐसी बिल्डिंग जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो, जिस बिल्डिंग में काम करने पर या रहने पर एनर्जी, ऊर्जा, बिजली की आवश्यकता कम हो, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। सो इंक्रीजिंग बिल्डिंग एफिशिएंसी, और इसमें जो कंसेप्ट आते हैं वो हैं ग्रीन बिल्डिंग, LEED रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोपोलिस बिल्डिंग ऑफ कोलकाता, increasing commercial industrial energy efficiency, renovation and modernization of old power plants, fuel switching from more carbon intensive fuels to less carbon intensive fuels, and also repowering, upgrading instrumentation, controls and equipments। ये एक कैटेगरी है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स की। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, अगर कोई विकासशील देश में लगता है तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ऐसे में सीडीएम के अंतर्गत कोई भी विकसित देश आपसे बात करके इसमें सहभागिता कर सकता है। सीडीएम प्रोजेक्ट आपके साथ लगा सकता है, आपको पैसा और टेक्नोलॉजी देगा, आप पोल्यूशन को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एरिया ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, चेंजेस इन व्हीकल्स और फ्यूल टाइप, फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक कार्स और फ्यूल कार्स व्हीकल्स, CNG, बायोफ्यूल्स, switch of transport mode, changing to less carbon intensive means of transport, changing to less carbon intensive means of transport like trains, metros, reducing the frequency of transport activity। ये सब वो काम जो ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें आप ये ऐसा अगर आप कुछ करते हैं तो आप जो करते हैं, आपका एक रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, विकसित देश वाले देख रहे हैं कि सीडीएम की परिभाषा के हिसाब से इसमें आ रहा है। और हमको, मैं कंपनी हूँ, मैं देख रहा हूँ ना आपके इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो पोल्यूशन को घटाने वाले हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। और मैं
मैं जो कंपनी हूँ, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी और फंड्स हैं, वो किस तरीके के प्रोजेक्ट को सूट करेंगे। जहाँ हमको सूटेबिलिटी दिखी वहाँ हम लॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा फंड्स सीडीएम के अंतर्गत इंडिया और चाइना ने 2008 से 12 के बीच में अर्न किया। For CDM projects, India and China were heavens. मीथेन रिकवरी, तीसरे कैटेगरी का प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन सेविंग है। मीथेन रिकवरी के अंतर्गत एनिमल वेस्ट मीथेन रिकवरी एंड यूटिलाइजेशन, इंस्टॉलेशन एंड anaerobic digester and utilizing methane to produce energy, coal mine methane recovery, collection and utilization of fugitive methane from coal mining, capture of biogas, landfill methane recovery and utilization, methane collection and utilization from sewage industrial waste treatment facilities, methane collection and utilization from sewage or industrial waste treatment facilities. Next category of project, industrial process changes. Industrial process changes, any industrial process change resulting in the reduction of any category of greenhouse gas emission. ऐसी कोई भी, किसी भी उद्योग में ऐसी कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया में उद्योग के द्वारा अपनाई गई औद्योगिक प्रक्रिया, जो प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वैसी कोई भी काम, वो प्रोजेक्ट सीडीएम के अंतर्गत क्वालिफाई होगा। Cogeneration, use of waste heat from electric generation, use of waste heat from electric generation such as exhaust from gas turbines for industrial purposes or heating। एग्रीकल्चर सेक्टर में आइए, projects related to agricultural sector which qualify for CDM, energy efficiency improvements or switching to less carbon intensive energy sources for water pumps, irrigation, methane reductions in rice cultivation, methane reductions in rice cultivation, reducing animal waste or using produced animal waste for energy generation, and any other type of practices which create an effect, any other type of agricultural practice which creates an effect that greenhouse gas emission is reduced, वो भी इसमें सम्मिलित होती है। जैसा कि मैंने कहा कि सीडीएम के अंतर्गत एक बहुत बड़ी मात्रा में 2008 से 12 तक अगर हम देखें तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज था, उसके अंतर्गत सीडीएम की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ हमको भारत और चाइना में मिलता है। सीडीएम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस प्रकार के लगे, उनका फ़ायदा हुआ। लेकिन जो सेकेंड फेज़ था, जब पहला फेज़ कमिटमेंट का पूरा नहीं हुआ, दूसरे फेज़ में हम बाइंडिंग कमिटमेंट पर आ नहीं पाए, 2012 के बाद हम बाइंडिंग कमिटमेंट्स पर आ नहीं पाए, वॉलंटरी एफर्ट्स पर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी बेस्ड हो गई। तो ये जो प्रेशर और एक जो इंसेंटिव था क्योटो प्रोटोकॉल के बाइंडिंग कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, कार्बन ट्रेडिंग में जाने का,
या सीडीएम में जाने का इसमें धीमापन आ गया 2012 के बाद। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में जो तीसरी बात बताई गई थी वो थी ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 6 है उसने एक प्रोविज़न और दिया था, और जो कहता था कि कोई भी देश जो उत्सर्जन की कटौती करना चाहता है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है और वो एनेक्सर बी की सूची में आता है, ऐसा देश अपने क्योटो प्रोटोकॉल के अपने क्योटो प्रोटोकॉल के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे विकसित देश के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को लगाने में सहयोग के आधार पर आ सकता है, जिससे कि CO2 या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता हो। इससे वो कार्बन क्रेडिट्स को अर्न कर सकता है और अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफर्स पार्टीज a flexible and cost efficient means of fulfilling a part of their Kyoto commitment, while the host party benefits from foreign investment and technology transfer। देखिए, CDM और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। CDM में कोई विकसित देश या उसकी फर्म किसी विकासशील देश में अपनी परियोजना को लगाती है, सहयोग करती है और जो फ़ायदा होता है उससे कार्बन क्रेडिट को अर्न करती है अपने लिए। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट लगाने वाला देश है और जहां प्रोजेक्ट लगाया जाएगा दोनों विकसित देश हैं और ये क्लासिफाइड हैं क्योटो प्रोटोकॉल की सूची में। तो उसके अनुसार आर्टिकल 6 में जो प्रोविज़न दिया गया है उसके अंतर्गत अगर कोई देश, विकसित देश, किसी विकसित देश में ही परियोजना को लगाकर और वहाँ से कुछ फ़ायदा लेना चाहता है, कार्बन क्रेडिट को अर्न करना चाहता है, तो वो कर सकता है। यहाँ जो देश परियोजना लगाने के लिए जाएगा वो वहाँ पर फंड देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर फंड देगा, बेटर टेक्नोलॉजी देगा और कार्बन क्रेडिट को अर्न करके अपने पास ले जाएगा। और जिस विकसित देश में वो लगाएगा उसको क्या मिलेगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी जो उसके आगे काम आएगी। ये 3 तरीके की बातें हैं जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल में बताई गई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल के 1997 में लागू हो जाने के बाद से 2008 से 12 के बीच में 2012 तक जो उसका फर्स्ट फेज था, तब तक ये फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही डायनेमिक रही। उसका पेस नो डाउट 2012 के बाद स्लो हो गया है, लेकिन ये जो कुछ भी फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है उसमें जो भी कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केट की बात कही जाती है, इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का जो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, पोल्यूशन परमिट सिस्टम, पोल्यूशन परमिट सिस्टम में जो बातें बताई गई थी वो थ्योरेटिकल। पोल्यूशन परमिट सिस्टम जब लागू हुआ तो इसको भी याद रखिए कि एमिशन ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत EPA ने, एमिशन ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत EPA ने 1970 के दशक में स्टार्ट किया इसको। हम कह सकते हैं कि USA गवर्नमेंट में जो EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
उसने मार्केट बेस्ड इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो अपनी बनाई, उसके अंतर्गत पोल्यूशन परमिट सिस्टम को यूज़ करने का सबसे पहला उपयोग 1970 के दशक में हुआ। एक प्रोग्राम जो हमको दिखता है जहां इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हमको सबसे पहले मिलता है, वो है प्रोग्राम टू फेज आउट लेडेड गैसोलीन एंड ओजोन डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेडेड गैसोलीन और ओजोन परत का क्षरण करने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इन गैसों के उत्सर्जन को घटाने के लिए पोल्यूशन परमिट सिस्टम का इस्तेमाल ईपीए ने सबसे पहले किया। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1980 के दशक में ईपीए ने ये व्यवस्था बनाई कि इसको हमको कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन परमिट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। दो चीज़ें इसमें आईं, लेडेड गैसोलीन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन परमिट का इस्तेमाल, और ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को नियंत्रित करने के लिए पोल्यूशन परमिट सिस्टम का इस्तेमाल। यूनाइटेड नेशंस ने 80 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स ने 80 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कंट्रोल के लिए परमिट प्रणाली का जो इस्तेमाल किया था, वो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो उसका कमिटमेंट था उसको पूरा करने के लिए किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो सिग्नेटरी देश थे, जो हस्ताक्षर करने वाले इस प्रोटोकॉल पर देश थे, उन देशों ने तय किया था कि वो अपने यहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की प्रक्रिया में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन होता है, इस गैस के उत्सर्जन को 30 जून 1998 तक 1986 में इन गैसों का जो उत्सर्जन था उसके 50% तक घटा देंगे। और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ईपीए ने, यूएसए ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम इसको परमिट सिस्टम के अंतर्गत कंट्रोल करेंगे। देखा जाए तो ईपीए के जो प्रयास थे इस गैस को कंट्रोल करने के, इसमें ईपीए को पूरी सफलता मिली। EPA's effort to achieve reduction of ozone depletion substances have been quite successful, both in terms of cost effectiveness and meeting the deadlines. न केवल इस क्षेत्र में पोल्यूशन परमिट प्रणाली का उपयोग करके EPA ने यूएसए ने जो कमिटमेंट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसको पूरा किया, बल्कि उसको कम से कम लागत पर पूरा किया। इस बात ने एक चीज़ को बढ़ाया कि जो पोल्यूशन परमिट सिस्टम का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट का एक बहुत प्रैक्टिकल यूज़ जो सबसे पहले हमको देखने को मिला थ्रू EPA इन यूएसए रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड लेडेड गैसोलीन सक्सेस। दूसरा बड़ा उपयोग जो पोल्यूशन परमिट सिस्टम का हमको मिलता है वो है इन एसिड रेन कंट्रोल प्रोग्राम। एसिड रेन कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत हमको जिस चीज़ को कंट्रोल करना है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे में हमने यहाँ पर पोल्यूशन ट्रेडिंग के अंतर्गत, पोल्यूशन परमिट सिस्टम के अंतर्गत जिस पोल्यूशन परमिट का इस्तेमाल किया वो था सल्फर परमिट। तो जो फर्स्ट, इवन यूएसए में भी कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा और लार्ज स्केल ट्रेडेबल परमिट सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था
वो 1990 में 1990 के क्लीन एयर एक्ट में हमको दिखता है। 1990 का जो क्लीन एयर एक्ट है उसमें खास बात ये थी कि जो प्रीवियस क्लीन एयर एक्ट थे उसमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। सो 1990 क्लीन एयर एक्ट इज ऑल्सो नोन एज 1990 क्लीन एयर एक्ट अमेंडमेंट्स। 1990 के क्लीन एयर एक्ट अमेंडमेंट्स के अंतर्गत एक बहुत बड़े पैमाने पर एसिड रेन कंट्रोल करने के लिए, SO2 को कंट्रोल करने के लिए परमिट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, सल्फर परमिट्स का इस्तेमाल किया गया। 1980 के दशक में ये पाया गया कि एक बहुत बड़ी समस्या थी एसिड रेन। इस परमिट सिस्टम के जो कंट्रोल प्रोग्राम था उसके कई फेजेस थे। फेज़ वन में जो लक्ष्य रखे गए, फेज़ वन ऑफ इट्स एम्बिशियस SO2 एमिशन कंट्रोल प्रोग्राम। और फेज़ वन की जब सक्सेस हुई, जब इसकी सफलता हमको प्राप्त होती है, तो उसके बाद फेज़ 2 एंड ओवरऑल जो एसिड रेन कंट्रोल का जो प्रोग्राम था SO2 को कंट्रोल करने का, दैट वाज बेस्ड अपॉन pollution permit system, sulfur permit system, that was a big success in USA। और इस प्रकार की अपार सफलता को प्राप्त होने के बाद 1990 के बाद धीरे धीरे देखिए थ्योरेटिकली कंसेप्ट बना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे पहले 1980 के दशक में कहाँ शुरू हुआ, EPA के द्वारा अमेरिका में गैसोलीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सक्सेस, यानी कि जो पोल्यूशन परमिट सिस्टम था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गया था। 1990 का क्लीन एयर एक्ट SO2 कंट्रोल करने में, एसिड रेन कंट्रोल करने में प्रोग्राम सबसे बड़ा लार्ज स्केल पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बेस्ड अपॉन परमिट सिस्टम बाय EPA ऑफ USA, बिग सक्सेस। और ये 1990 के बाद चल ही रहा था, तब तक ध्यान दीजिए 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया। और जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल आता है तो जो पूरा परमिट सिस्टम का कंसेप्ट था उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया वो पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर गया CO2 को कंट्रोल करने पर वर्ल्ड वाइड। और तब से लेकर 2012 तक पूरा पोल्यूशन परमिट सिस्टम जिस चीज़ पर पूरे वर्ल्ड में कंसंट्रेट करता है वो CO2 के कंट्रोल पर, दैट इज कार्बन मार्केट, दैट इज कार्बन क्रेडिट, दैट इज कार्बन एज कमोडिटी ट्रेडेड, दैट इज कार्बन एज अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस, दैट इज कार्बन एज अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस कार्बन, एंड बाय रिड्यूसिंग कार्बन a country or a firm can get more and more profit। थोड़ा अफसोसजनक लगता है कि बाइंडिंग कमिटमेंट की चीज़ें अगर होती तो हो सकता है ये प्रोग्राम्स और ज़्यादा तेज़ी से चल रहे होते और अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हमको और तेज़ी से मदद मिल रही होती। लेकिन जनरल इंटरेस्ट तो है ही, इंटरनेशनल कंसर्न तो इस बारे में है ही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो बड़ा स्पष्ट ये बताता है अगर तापमान बढ़ता है तो बढ़ाए चाहे कोई भी, उसका असर जो उस बढ़े हुए तापमान के लिए सेंसिटिव कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा होगा। मैं वो देश हूँ जो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होऊंगा। मेरी परेशानी ये है, मैं कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल कंसर्न है। अगर दूसरों ने इसकी चिंता नहीं की और बढ़ाया तो हो सकता है उस बढ़े हुए तापमान से बढ़ाने वाले तुरंत पहले प्रभावित ना हो, लेकिन मैं हो जाऊंगा। दिस इज ग्लोबल कंसर्न। नाउ दिस इज ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। So this was the theoretical and practical deliberations related to
the concept of pollution permit system. Thank you.